हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का जो थर्ड टॉपिक है स्टैटिस्टिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्टैटिस्टिक एंड व्हाट इट्स रोल इन इकोनॉमिक्स, कि स्टैटिस्टिक क्या होता है एंड इसका इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज स्टैटिस्टिक, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक इज ए प्रोसेस ऑफ is a process of identifying, collecting, organize, analysis, interpretation and presented in the terms of number। and presented in the terms of numerical data। अब देखो स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। presented to the numerical data। न्यूमेरिकल डाटा। अब देखो स्टैटिस्टिक में हम मेनली क्या करते हैं कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है, ठीक है, उसको पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फिर उसको कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे सीक्वेंस में, उसको एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे, मतलब कि इसका रिजल्ट निकालेंगे, फिर उसको क्या है प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, आप देखो एग्जाम्पल से वो क्लियर होगा। सपोज करो कि क्लास में जो 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमने 3 स्टूडेंट्स के ऊपर डाटा कलेक्ट करना है। स्टैटिस्टिक में हम मेनली क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में। जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं नंबर की फॉर्म में, तो हमें एग्जैक्ट सिचुएशन का पता चल जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या है जो सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज करो कि क्लास में 3 स्टूडेंट है, टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है, ठीक है, और उन 3 स्टूडेंट्स की हमने एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, एवरेज ऑफ हाइट, हाइट उनकी उनकी हाइट की हमें एवरेज फाइंड करनी है। ठीक है, एवरेज में फाइंड करनी है 3 स्टूडेंट्स की हाइट। ठीक है, तो अब देखो कि जो स्टैटिस्टिक है प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ये पहचानेंगे कि हमें कौन सा डाटा चाहिए। ठीक है, क्या डाटा चाहिए हमें, मतलब कि स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, ठीक है, और उसमें हमें करना है क्या है, उनकी एवरेज फाइंड करनी है, ठीक है, या फिर उनका रिजल्ट फाइंड करना है। ठीक है, ये हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि जो डाटा हम जो भी डाटा हम लेंगे तो उसमें हमें मेनली काम करना क्या है, रिजल्ट निकालना, उनकी हाइट फाइंड करनी है, वेट फाइंड करना है, वो सब कुछ आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सेकंड हम क्या है, उस डाटा को कलेक्ट करेंगे। हमें बोला गया कि आपने इन 3 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है, इनकी एवरेज हाइट फाइंड करनी है, तो उन 3 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करूंगी। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब एक करेक्ट फॉर्म में, सीक्वेंस की फॉर्म में जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, लास्ट उसको क्या है, हम फोर्थ क्या है, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर स्टूडेंट्स की एवरेज फाइंड करनी है तो एवरेज के ऊपर वर्क करेंगे। एनालिसिस मतलब कि एवरेज के ऊपर वर्क करेंगे कि हम वो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब कि एवरेज हमने फाइंड की, एवरेज पे वर्क किया, और उसके बाद हमने इंटरप्रिटेशन मतलब हमारे पास रिजल्ट आ गया। रिजल्ट मतलब कि एवरेज ऑफ हाइट इन 3 स्टूडेंट्स की हमें हाइट का पता चल गया। ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम प्रेजेंट कर देंगे। प्रेजेंट मतलब कि स्कूल की हाइट, स्कूल के बच्चों की हाइट के बारे में हम
डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो डाटा किसको प्रेजेंट करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हम स्कूल को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कोई भी डाटा ले सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट का लेना है आपने, तो आप उस डाटा को लास्ट में किसके सामने प्रेजेंट करोगे, कंपनी के सामने, सोसाइटी के सामने, या गवर्नमेंट के सामने, स्कूल के सामने, एक्सेट्रा। ठीक है, तो कोई भी डाटा हो सकता है, बट मैं आपको सिंपली फॉर्म में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो स्टेटिस्टिक में पहले हम डाटा को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या डाटा लेना है हमने और उस पर क्या फाइंड करनी है, एवरेज फाइंड करनी है, वेट। ठीक है, तो वो सब कुछ देखते हैं। उसके बाद हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स का डाटा हमने कलेक्ट किया, जैसे 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 3 में से जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी हाइट है 4। ठीक है, और जो सेकंड स्टूडेंट है उसकी हाइट है 5, और जो थर्ड स्टूडेंट है उसकी हाइट है 6। क्लियर है, तो हमने उसको कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 3, तो वो हमने जो टोटल नंबरिंग होती है वो हमने नीचे लिख दी। ठीक है, फिर इस पे हमने एनालिसिस किया, इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, एवरेज पे, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, तो 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15/3। ठीक है, और जो इंटरप्रिटेशन मतलब रिजल्ट निकाला हमने, सी को जब हम कट करेंगे तो 5, ये क्या हो जाएगी हमारी एवरेज हाइट। मतलब जो 3 स्टूडेंट्स हैं इनकी एवरेज हाइट कितनी है, 5 के आसपास है इनकी हाइट। ठीक है, और उसके बाद उसको कहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, प्रेजेंट करना मतलब जो हमारे पास एवरेज हाइट हमने निकाल ली है उसको हम क्या है, स्कूल वालों, स्कूल के प्रिंसिपल ने हमें बोला। ठीक है, तो स्कूल के प्रिंसिपल के सामने हम इस डाटा को क्या है, प्रेजेंट कर देंगे, तो वो होता है स्टैटिस्टिक। देखो जो स्टैटिस्टिक है, क्लियर है स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन की, स्टैटिस्टिक इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, collecting, organizing, analysis, interpretation and presented to the numerical data। न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये स्टेटिस्टिकल फॉर्म में हमने डाटा को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट किया, वो होता है स्टैटिस्टिक। अब देखो जो स्टैटिस्टिक है वो किसकी ब्रांच है, मेनली मैथ की। ठीक है, स्टैटिस्टिक इज ए ब्रांच ऑफ मैथ, मैथमेटिक्स की ब्रांच है स्टैटिस्टिक। ठीक है, बट आज के टाइम पे क्या है, जो स्टैटिस्टिक है उसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है। ठीक है, साइकोलॉजी में होता है, फिजिक्स में होता है, फाइनेंस जो मनी से रिलेटेड सिस्टम होता है उसमें भी होता है। तो ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या है, इसका यूज होता है। तो हम जो हमारा मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में हम स्टैटिस्टिक का क्या रोल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब मीन्स कि स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स की फील्ड में हम स्टैटिस्टिक को यूज करेंगे। तो देखो जो इकोनॉमी में मेनली जो डाटा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। 2 टाइप्स ऑफ डाटा इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मेनली डाटा हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है क्वांटिटेटिव डाटा एंड सेकंड है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा, अब देखो जो क्वांटिटेटिव डाटा मतलब कि जिसमें हमें क्वांटिटी बताई होती है। ठीक है, 10 15 18 20, ठीक है, मात्रा हमें उसकी बताई होती है, तो वो होती है क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा में क्या होता है, क्वालिटी बताई होती है। ठीक है, जिसपे भी हम कोई भी पर्सन पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उस पर्सन की हमें क्वालिटी के बारे में बताया होता है, या फिर किसी भी टॉपिक पे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। क्वालिटी मीन्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम क्वांटिटेटिव डाटा क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखो क्वांटिटेटिव डाटा की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो देखो रफ कर देती हूँ, पहले मैं एग्जांपल लेते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के, कि जो इकोनॉमिक्स में डाटा है वो क्वांटिटेटिव होता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोडक्शन ऑफ राइस इन इंडिया। इंडिया में जो राइस की प्रोडक्शन है, ठीक है, तो उसको अगर हम क्वांटिटी फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अब देखो कि हम यहाँ पे 1974 to 75, ठीक है, एंड 2013 to 2014, ठीक है,
1974-75 में देखते हैं कि राइस की प्रोडक्शन कितनी हुई थी इंडिया में, ठीक है, और उसके बाद हम 2013 एंड 14 में देखते हैं कि राइस की प्रोडक्शन कितनी हुई थी, ठीक है। तो 1974 है, तो उस टाइम पे जो 75 है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो राइस की प्रोडक्शन है वो कितनी हुई थी, 39.558 मिलियन टन, ठीक है। मीन्स कि जो राइस की प्रोडक्शन है इंडिया में 1974 एंड 1975 में कितनी हुई थी, 39.58 मिलियन टन, ठीक है। 58 नहीं बोलेंगे, इसको 58 बोलते हैं, ठीक है, मिलियन टन हुई थी। और 2013 एंड 14 के अकॉर्डिंग देखें तो उस टाइम पे राइस की प्रोडक्शन कितनी हुई थी इंडिया में, 106.5 मिलियन टन। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव मतलब हमें मात्रा में बताया हुआ था, जब हमें कोई भी डाटा नंबर की फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाता है तो ठीक है, मात्रा उसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, तो वो हमारे पास जो डाटा होगा नंबर की फॉर्म में उससे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है राइस का वो क्या है, क्वालिटेटिव है। क्लियर है। तो मतलब कि क्वांटिटेटिव डाटा से हमें ना ये एग्जैक्ट पता चल जाता है कि 1974-75 में कितनी प्रोडक्शन हुई थी राइस की एंड 2013-4 में कितनी हुई थी। अब देखा जाए तो जो 1974 में इन कंपैरिजन 2013-14 के कंपैरिजन देखिए तो 1974 में जो प्रोडक्शन है राइस की वो कम हुई थी, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा मीन्स जब हम इन दिस डाटा दिस डिस्क्राइब the information about the attributes of a person or a group of person। अब देखो जो क्वालिटेटिव डाटा है तो ठीक है, ये क्या डिस्क्राइब करता है कि इसमें जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है, कोई भी सिंगल पर्सन की भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ पर्सन की भी हो सकती है। तो ठीक है, मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्सन या सिंगल पर्सन के जो एट्रीब्यूट्स हैं उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी क्वालिटेटिव डाटा में, ठीक है। लाइक जैसे कि अगर मैं वन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन की जो एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहती हूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, लाइक जैसे कि जो एक पर्सन है, ठीक है, तो अगर उसके एट्रीब्यूट्स की हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, एट्रीब्यूट्स मतलब उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जेंडर है, ठीक है, तो ये क्या डिस्टिंग्विश करता है कि जो पर्सन है, ठीक है, क्या हमें बताता है कि जो पर्सन है वो मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है, ठीक है। तो जेंडर क्या हमें डिस्टिंग्विश करेगा, क्या हमें बताएगा कि जो एक पर्सन है वो मेल है या फीमेल है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है, बॉय है या गर्ल है, ठीक है। या फिर हम देखो जो भी पर्सन के एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको टर्म्स ऑफ डिग्री में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन उसमें क्या क्वालिटी है, कि वो बेटर है, अच्छे हैं या वर्स है, बुरा है, ठीक है। ये एक उसकी क्वालिटी है, कोई भी पर्सन की क्वालिटीज होती है ये कि वो पर्सन बेटर है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है। या फिर वो पर्सन हेल्दी है, ठीक है, स्वस्थ है बिल्कुल, अनहेल्दी है मतलब कि अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, या फिर मोर हेल्दी है मतलब बहुत ज़्यादा स्वस्थ है वो, ठीक है। ये भी क्या है, पर्सन की एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, उनकी विशेषताएं हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा में हम क्या है, कोई भी पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है उसकी विशेषताओं के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई पर्सन है, बॉय है या गर्ल है, तो वो कितना ज़्यादा स्किल्ड है, ठीक है, अनस्किल्ड है मतलब कि उससे नॉलेज वगैरह कुछ नहीं है, स्किल्ड पर्सन है या मोर स्किल्ड है मतलब जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। क्लियर है। तो जब भी हम क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है कि जिसमें हम पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन की जो एट्रीब्यूट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं, तो वो हमारा क्वालिटेटिव डाटा होता है। नेम से ही क्लियर है, क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी पर्सन की, उसकी विशेषताएं, उसकी एट्रीब्यूट्स, उसकी प्रॉपर्टीज। क्लियर है। टाइप्स ऑफ डाटा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव।
अब देखो जो स्टैटिस्टिक है वो इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, स्टैटिस्टिक इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एंड अदर सोशल साइंस के जो अदर सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल वगैरह, ठीक है, जियो या फिर, ठीक है, तो उसमें भी जो स्टैटिस्टिक है उसका यूज किया जाता है। अब देखो जो स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक में इन्वॉल्व होता है डाटा, मास ऑफ डाटा। स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ डाटा। मीन्स कि जो स्टैटिस्टिक है उसमें जो डाटा है वो कलेक्शन ऑफ डाटा इन्वॉल्व होता है। कलेक्शन ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा डाटा, मास ऑफ डाटा, लार्ज क्वांटिटी में डाटा को हम क्या है कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिक में। क्लियर है। और इसके बारे में जो कलेक्शन ऑफ डाटा, लार्ज क्वांटिटी में हम डाटा को कलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपके यहाँ है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो जो हमारा स्टैटिस्टिक का नेक्स्ट मेथड है वो क्या है कि फर्स्टली हमने देखा कि दो डाटा देखे, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डाटा को, जो भी हमने क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डाटा लिया है उसको टेबल या फिर ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करना। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टैटिस्टिक में, टू प्रेजेंट डाटा इन टेबुलर एंड ग्राफिकल फॉर्म। कि अगर मैंने जो भी डाटा इकट्ठा किया है पॉवर्टी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, इन्फ्लेशन पे, राइज इन प्राइजेस पे, ठीक है, तो जो भी डाटा मैंने कलेक्ट किया है उस डाटा को हम क्या है टेबुलर की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं एंड ग्राफ की फॉर्म में। टेबुलर मीन्स जब हम डाटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको जो राइस का डाटा था इंडिया में, प्रोडक्शन ऑफ राइस, तो उसका डाटा जो मैंने आपको प्रेजेंट किया था वो क्या था, हमारे पास डाटा टेबल की फॉर्म में था। और उसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करने के बाद हम ग्राफिकल फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं डाटा को, क्योंकि अगर हम डाटा को टेबुलर एंड ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो हमें एग्जैक्ट सिचुएशन का पता चल जाता है कि कंट्री में राइस की सिचुएशन, वीट, क्लोथ्स, इनकी सिचुएशन क्या है उसके बारे में पता चल जाता है, और उसके सोल्यूशंस के लिए जो भी पॉलिसीज या फॉर्मुलेट करनी पड़ती हैं तो वो इजीली फॉर्मुलेट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक है उसमें कलेक्शन ऑफ डाटा इन्वॉल्व होता है, और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टेप डेविएशन, इसके बारे में। अब देखो हमने ये रीड किया कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक, व्हाट इज स्टैटिस्टिक। अब देखो स्टैटिस्टिक तो हमने रीड कर लिया कि स्टैटिस्टिक में क्या करते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, कलेक्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं और बाद में उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि डाटा वो टू टाइप्स का होता है इकोनॉमिक में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक काम कैसे करता है, व्हाट द स्टैटिस्टिक डज। स्टेटिस्टिक इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर द इकोनॉमिक्स। ठीक है, मतलब स्टेटिस्टिक क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, एक टूल, एक ऐसा यंत्र है इकोनॉमिक्स के लिए कि वो स्टेटिस्टिक की हेल्प से कंट्री में जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके जो पीछे रीजन है उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स कौन होते हैं, जो इकोनॉमिक्स की जो बुक होती है उनमें जो चैप्टर्स वगैरह लिखे होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो जिन्होंने भी ये चैप्टर लिखा है वो क्या है, जैसे फिशर हो गए, पीकू, मार्शल, ये आपको मेनली +2 में ज़्यादा क्लियर होगा। तो जो भी बुक्स वगैरह लिखते हैं, लॉज लिखते हैं, थ्योरीज लिखते हैं इकोनॉमिक बेस्ड, तो वो होती हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो स्टैटिस्टिक का रोल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम क्या है कि इकोनॉमिक्स में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है, एक्सेट्रा अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके बारे में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उसके पीछे रीजंस क्या हैं। ठीक है। स्टैटिस्टिक में हम वेरियस मेथड यूज करके, ठीक है, जैसे मीन यूज कर सकते हैं, मीडियन यूज कर सकते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टेप डेविएशन, तो उसकी मदद से हम क्या है कंट्री में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में इजीली फाइंड कर सकते हैं।
और जब हमें या फिर हम क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव डाटा से हमें, अब देखो हमें क्वांटिटेटिव डाटा से पता चला ना कि राइस की प्रोडक्शन 1974-5 में कितनी हुई थी और 2013-14 में कितनी हुई थी। तो उससे हमें पता चल गया कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है। अगर 2013-14 में प्रोडक्शन कम होती, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट इजीली पॉलिसीज वगैरह बनाती और राइस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती। क्लियर है। तो मतलब कि जब डाटा हमें क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डाटा दिया होता है ना, तो हमें सिचुएशन का पता चल जाता है कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है कंट्री में, और उसको सोल्व करने के लिए फिर पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं। तो देखो जो क्वालिटेटिव डाटा या क्वांटिटेटिव जो डाटा है हमारे पास फैक्ट्स हैं, ठीक है, रियलिटी में, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव डाटा में मैं जैसे राइस की एग्जांपल दी थी तो वो हमें रियलिटी में बताया हुआ था कि इतनी प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। तो उससे हम क्या है कि जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं उसको इजीली फॉर्मुलेट कर सकते हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं कंट्री में उनको सोल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास डाटा नंबर्स की फॉर्म में दिया होता है, एक्सप्लेन किया होता है, तो हम उससे इजीली जो कंट्री में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसको सोल्व कर सकते हैं। इकोनॉमिस्ट उसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि जब उनको डाटा मिलेगा तो उस डाटा से वो क्या है जो अपनी बुक वगैरह लिखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हमने सोल्व कैसे करना है। लाइक जैसे पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी के पहले पॉवर्टी होती क्या है उसके टाइप्स बताएंगे, फिर कॉजेज बताएंगे, फिर उसके बाद में वो इकोनॉमिस्ट हैं जो वो सोल्यूशंस भी देंगे कि हम इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सोल्यूशन किस बेस से सोल्यूशन कैसे देते हैं, क्योंकि उनके पास डाटा होता है उससे रिलेटेड, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या कितनी क्रिएट हुई है उससे रिलेटेड। क्लियर है। तो स्टैटिस्टिक क्या है इकोनॉमिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। जब हमें डाटा पता चल जाता है तो उससे एक बार हमें डाटा मिल गया तो उस डाटा को हम क्या है फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में एक बार हमें पता चल गया कि पॉवर्टी इंक्रीज होने का मेन रीजन क्या है कंट्री में, तो उससे रिलेटेड फिर क्या है हम पॉलिसीज वगैरह को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा तो हम पॉलिसीज को फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट हमें पता नहीं है कि पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट है वो कैसे क्रिएट हो रही है। अब देखो स्टैटिस्टिक का वो और भी बहुत यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक है इट इनेबल्स इकोनॉमिक्स टू प्रेजेंट इकोनॉमिक फैक्ट्स या इकोनॉमिक डाटा इन्हें डेफिनेट इन ए करेक्ट वे, कि जो स्टैटिस्टिक है वो एक इकोनॉमिक्स को इतना इनेबल बना देती है कि वो डाटा को प्रेजेंट करे एक करेक्ट फॉर्म में, ताकि जो डाटा है उसको हम इजीली समझ सके। क्लियर है। अब देखो कि जो मेनली हमारे पास इकोनॉमिक फैक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्ट्स, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्ट लाइक की जो हमारी जो इकोनॉमिक रियलिटीज होती है कि हमारी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो ये एक इकोनॉमिक फैक्ट है, क्योंकि हम बाहर से कुछ ना कुछ इंपोर्ट भी करते हैं, मंगवाते हैं फॉरेन कंट्री से, और अपनी कंट्री से फॉरेन कंट्रीज को कोई ना कोई प्रोडक्ट हम बेचते भी है, सेंड भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक इकोनॉमिक फैक्ट एक रियलिटी है कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्ट क्या हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अगर इसको हम स्टैटिस्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, नंबर की फॉर्म में, चलो हमने ये कह दिया कि हम एक अपनी कंट्री से अनदर कंट्री में इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बट हमने ये नहीं बताया कि हम कितना बाहर से इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमें पता नहीं चलेगा ना सिचुएशन का कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट सिर्फ हम सपोज करके चल रहे हैं कि एक्सपोर्ट सिर्फ हम 1 लाख का कर रहे हैं, ठीक है, या थाउजेंड्स में ले लेते हैं, ये तो जस्ट एग्जांपल देने के लिए कि अगर हम एक्सपोर्ट 10,000 रुपीज़ का कर रहे हैं प्रोडक्ट, मतलब कि अपनी कंट्री से जो भी प्रोडक्ट अनदर कंट्री में बेच रहे हैं तो वो 10,000 का कर रहे हैं, बट बाहर से हम जो मटेरियल मंगवा रहे हैं वो 50,000 का मंगवा रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या है लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं इन कंपैरिजन इंपोर्ट, मतलब हमें पैसा ज़्यादा देना पड़ रहा है इन कंपैरिजन, हमारे पास पैसा कम आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये इकोनॉमिक फैक्ट है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, अगर ये हमें नंबर की फॉर्म में पता चल जाएगा, अभी यहाँ पे देखो अगर हमें नंबर की फॉर्म में पता चल गया कि हमें एक्सपोर्ट कम पैसों का किया है, ठीक है, और इंपोर्ट हमने ज़्यादा पैसों का किया है, तो हमें पता लग गया ना कि हमें बहुत लॉस हुआ है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा, यही उसका गवर्नमेंट का मेन मोटिव होगा कि जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से मंगवाते हैं मटेरियल उसको कम मंगवाएं, ठीक है, और जो भी अगर हम मशीनरी वगैरह बाहर से मंगवाते हैं तो वो मशीनरी हम अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट ये स्टेप्स लेगी, क्योंकि उनको नंबर के फॉर्म में पता चल गया डाटा के बारे में। क्लियर है। और गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको पता है कि हमारे एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी, और इससे क्या है कंट्री को बेनिफिट होगा। तो जब हमारे पास डाटा नंबर की फॉर्म में होगा तो तभी हमें रियलिटी में सिचुएशन के बारे में पता चलता है। अब देखो जो हमारे पास जो डाटा इकोनॉमिक फैक्ट्स है वो हमारे पास एग्जैक्ट होते हैं,
ठीक है। स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करें तो वो हमारे पास एग्जैक्ट होती है, रियलिटीज होती हैं, ठीक है। बट अगर जो हमारे पास वेग स्टेटमेंट्स होती हैं, गलत स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स आर मोर कन्वीनियंस, ठीक है, कन्विंसिंग रेदर देन वेग स्टेटमेंट। मतलब कि जो रियलिटी जो सही होती है स्टेटमेंट, वो गलत स्टेटमेंट से ज़्यादा रिलायबल होती है, मतलब उन पर हम इजीली विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल लो कि अगर हम देखो ऐसे कहें कि 310 पीपल डाई इन रिसेंट अर्थक्वेक इन कश्मीर। देखो अगर हम ये कहें कि कश्मीर में 310 पीपल है उनकी डेथ हुई है, रिसेंट कश्मीर में जो भी अर्थक्वेक आई है, जो भूकंप वगैरह आते हैं, तो उससे 310 पीपल की डेथ हुई है। तो ये जो हमारे पास डाटा है ये मोर फैक्चुअल है। फैक्चुअल मीन्स ये हमारे पास रियलिटी है, क्योंकि इसको हमने नंबर की फॉर्म में शो किया है। ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म है डाटा की, ठीक है। अगर हम ऐसे कहें कि 100 ऑफ पीपल्स डाई है, 100 ऑफ पीपल, ठीक है, कि कश्मीर में जो अर्थक्वेक हुई है रिसेंट ईयर में, तो उसमें 100 ऑफ पीपल की डेथ हुई है, ठीक है। अब 100 ऑफ पीपल में कितने भी पीपल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, 200, 250, 300, 400, ठीक है। एग्जैक्ट हमें नंबर की फॉर्म में पता नहीं है ना कि कितने हुए हैं, ठीक है। तो अगर अब देखो इसमें अगर इसे हमने क्या है स्टैटिस्टिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट पता चल गया है कि 310 पीपल हैं उनकी डेथ हुई है कश्मीर में जो अर्थक्वेक आई है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एग्जैक्ट डाटा पता चल गया, 310 की डेथ हुई है, तो 310 की जो फैमिलीज है गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको कंपेंसेशन देगी, ठीक है, उनको मनी प्रोवाइड करवाएगी। बट अगर गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि कितने पीपल्स की डेथ हुई है, ठीक है, हंड्रेड्स में इन्होंने लिख दिया पीपल्स, तो गवर्नमेंट क्या है जितने भी लोगों की डेथ हुई है उनको एग्जैक्ट उनको पैसा उनको कंपेंसेशन है जो वो प्रोवाइड नहीं करवा सकेगी। तो इसीलिए जो डाटा है वो हमारे पास नंबर की फॉर्म में होता है, तो वो बहुत मोर फैक्चुअल होता है, ठीक है, वो रियलिटी होती है। स्टेटिस्टिक ऑल्सो हेल्प इन कंडेंसिंग मास ऑफ डाटा, ठीक है। मास ऑफ डाटा मतलब कि जब हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में, मास मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में डाटा होता है, तो उसको भी सोल्व करने में, ठीक है, उसको भी समझने में हमारी हेल्प करता है। और वो हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक में डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, लाइक जैसे कि मीन, वेरिएंस, स्टेप डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। अब देखो कि स्टैटिस्टिक्स से हम क्या है मैथ ऑफ डाटा को भी इजीली समझ सकते हैं और उसको समराइज कर सकते हैं बेटर वे में। फॉर एग्जांपल देखो कि अब आपको बोला गया डाटा है आपके पास कि आपने जो टेबल में आपको डाटा दिया हुआ है एक, ठीक है, तो उस डेटा में मतलब 15 पीपल्स हैं, 20 की लेके चलते हैं कि 20 पीपल्स हैं और 20 पीपल्स की इनकम के बारे में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 20 पीपल की कितनी इनकम है, एक पर्सन की कितनी इनकम है, 10,000 है, जैसे सेकंड की 15 है, थर्ड की 10,000 है, फोर्थ की 20 है, तो मतलब 20 पर्सन हैं और 20 पर्सन की आपको इनकम है उसके बारे में रिमेंबर होना चाहिए, याद रखना है आपने, ठीक है। तो देखो 20 पर्सन की इनकम, एग्जैक्ट इनकम के बारे में याद रखना क्या है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको स्टेटिस्टिकल वे में सोल्व कर ले, मीन्स एवरेज इनकम फाइंड कर ले, तो हम इजीली कंपनी में, अगर मैं कंपनी में जॉब कर रही हूँ और मुझे कंपनी में जो ओनर है मेरे जो उन्होंने बोला कि जो 20% का डाटा है इनकी इनकम आपको याद रखनी है, मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ कि इस पर्सन की इनकम क्या है, ठीक है। तो उसकी इनकम, उन 20 की इनकम मुझे याद रखनी क्या है, मैं याद नहीं रख सकती क्योंकि कई बार बोल भी सकते हैं कि किस पर्सन की इनकम कितनी है, ठीक है, तो पजल भी हो सकते हैं, तो याद नहीं हो सकती। तो इसको अगर हम स्टेटिस्टिकल वे में सोल्व करें, मतलब कि हम क्या करें, इस एवरेज इनकम फाइंड कर लें। अगर 20% की एवरेज इनकम फाइंड कर ले, मतलब 20 पर्सन है, इन सब की इनकम ले लेते हैं, ठीक है, किसी की 10,000 है, किसी की 20 है, ठीक है, किसी पर्सन की 15 है, अप टू सोन 20% की अगर हम इनकम लिख लें, उनको प्लस कर दें, ठीक है, टोटल पर्सन कितनी है, कितने पर्सन की इनकम हमने फाइंड करनी है, 20 की, ठीक है। तो इसको प्लस करने के बाद 20 से डिवाइड करेंगे, वही जो मैंने आपको 3 स्टूडेंट्स की एग्जांपल दी थी, सेम वैसे डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगी, एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम से मैं इजीली बता सकती हूँ कि जो पर्सन हैं उनकी इनकम कितनी है, ठीक है। एवरेज में मेरे पास इनकम आ जाएगी और उस इनकम से हम इजीली बता सकते हैं कि जो 20 पर्सन हैं इनकी इनकम इस इनकम के एवरेज में ही है। जैसे 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट क्या है,
5 की एवरेज में ही है। ठीक है, क्लियर है। तो स्टैटिस्टिक्स से क्या है, हम डाटा को इजीली वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और अगर मैं 20% की इनकम मुझे याद रखनी होती तो वो ऐसा नहीं हो सकता था, पॉसिबल नहीं हो सकता। और देखो स्टैटिस्टिक की हेल्प से जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके बीच जो रिलेशन है उसके बारे में भी हम समझ सकते हैं। अब देखो इकोनॉमिक्स फैक्टर कौन कौन से होते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, स्टैटिस्टिक ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स फैक्टर्स। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर में रिलेशन क्या होता है उसको समझने में हेल्प करता है। अब देखो कि जैसे कि व्हाट हैपन टू द डिमांड ऑफ commodity when prices increase, मीन्स रिलेशन कैसे कि देखो एक इकोनॉमिक फैक्टर हो गया जैसे कि डिमांड एंड प्राइस। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स के बीच रिलेशन शो करती है स्टैटिस्टिक। व्हाट हैपन टू द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी व्हेन प्राइसेस इंक्रीज, कि जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो कमोडिटी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर जब आपकी एवरेज इनकम इंक्रीज होती है, पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, मतलब कि कितना पैसा वो खर्च करेगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या फिर गवर्नमेंट की जब एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाती है, खर्च है गवर्नमेंट की वो बढ़ जाती है, तो जो प्राइस लेवल है वो कितना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसके भी जो रिलेशन है वो हम स्टैटिस्टिक की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि हम डिमांड की एग्जांपल लेते हैं कि कमोडिटी की डिमांड है, ठीक है, और जब प्राइस इंक्रीज होते हैं तो कमोडिटी की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है क्या, मतलब कि जो प्राइस है एंड डिमांड है इसमें रिलेशन है। यस, क्योंकि देखो कि इसको स्टैटिस्टिकल फॉर्म में हम प्रेजेंट करें, देखें कि 2000 पहले हम देखेंगे कि 2018 2019 में प्राइस का लेवल कितना था, ठीक है, और उस टाइम लोग कितनी डिमांड कर रहे थे, और उसके बाद फिर हम जो 2020 है, ठीक है, ये जो रिसेंट ईयर है इसका हम चेक करेंगे कि प्राइस का लेवल कितना है और डिमांड कितनी है। तो मतलब हमें जब हम इसको नंबर की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे कि 2018 में प्राइस कितना था, ठीक है, और लोग कितनी डिमांड कर रहे थे, 2019 में कितना है और लोग कितनी डिमांड कर रहे थे, और 2020 में कितना है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सच में जो प्राइजेस इंक्रीज होने से डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है या प्राइजेस इंक्रीज होने से सप्लाई पे इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं जो डिमांड होती है ना वो हमारी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, कितनी डिक्रीज होती है डिमांड या कितनी इंक्रीज होती है, प्राइस कितने इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, ठीक है, तो वो हम किसकी हेल्प से समझ सकते हैं, स्टैटिस्टिक की। स्टैटिस्टिक में जो डाटा है वो नंबर की फॉर्म में शो किया जाता है। अगर देखो हम ओनली यही कहें कि प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, और डिमांड पे इफेक्ट पड़ा है, तो हम इनके बीच एग्जैक्ट रिलेशन नहीं शो कर सकते कितना, ठीक है, कि कितना इफेक्ट पड़ा है डिमांड पे या प्राइजेस कितने इंक्रीज हुए हैं। तो स्टैटिस्टिक की फॉर्म में नंबर की फॉर्म में जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइस इतना इंक्रीज हुए हैं और डिमांड इतनी डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो ये सब कुछ हम स्टैटिस्टिक की हेल्प से करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो प्राइस है और डिमांड है ये क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है और इनके बीच क्या है, रिलेशन होता है। क्लियर है, सप्लाई है या प्राइस है उसके बीच भी रिलेशन होता है, क्योंकि अगर एक फैक्टर पे इफेक्ट पड़ेगा तो उस फैक्टर का इफेक्ट दूसरे फैक्टर पे भी पड़ता है। अब देखो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इस चीज में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं प्रेडिक्टिंग में, ठीक है, प्रेडिक्टिंग करनी फ्यूचर में कि अगर वन फैक्टर में चेंज होता है, ठीक है, तो उसका सेकंड फैक्टर होगा जो अनदर फैक्टर होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज कि अगर टुडे में इन्वेस्टमेंट है, वन फैक्टर हम लेते हैं चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट में चेंजेस इन नेशनल इनकम। देखो कि अगर इस ईयर में 2020 में नेशनल इनकम चेंज होती है, ठीक है, तो उसका फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर टाइम की जो इन्वेस्टमेंट होगी 2021 में, ठीक है, तो उस टाइम की इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो वो भी हम पता कर सकते हैं। क्योंकि देखो जैसे हमने राइस की प्रोडक्शन का देखा था कि 1974 में राइस की प्रोडक्शन 39 हुई थी, 39 मिलियन टन,
ठीक है। तो ये हमने उस टाइम में चेंजेस देखे, ठीक है। तो उस टाइम में हमने देखा कि 39.58 मिलियन टन है जो प्रोडक्शन हुई है राइस की। तो उसके अकॉर्डिंग हम फ्यूचर में देखें कि फ्यूचर में जो अनदर फैक्टर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे हम राइस की भी ले सकते हैं या इन्वेस्टमेंट की भी ले सकते हैं, कि स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर एक फैक्टर में चेंज होता है, ठीक है, तो दूसरे फैक्टर फ्यूचर में दूसरे फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स कि अगर इस साल नेशनल इनकम चेंज हुई है, ठीक है, तो उसका इन्वेस्टमेंट पे फ्यूचर में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर नेशनल इनकम सपोज 2020 में इंक्रीज हुई है, तो नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, तो हम जो फ्यूचर टाइम में 2021 में नेशनल इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट करने से जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये भी हम स्टैटिस्टिक की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो देखो, एक इकोनॉमिक प्लानर है, उसको पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करनी होती है, तो उसके लिए पहले उसे फ्यूचर ट्रेंड के बारे में भी पता होना चाहिए। फ्यूचर मतलब जो आने वाला टाइम है, कि अगर एक इकोनॉमिक प्लानर है वो 2017 में डिसाइड करता है कि 2020 में कंट्री में कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानर है जो प्लानिंग्स वगैरह करते हैं, उसने वो 2017 में डिसाइड करता है कि 2020 में कंट्री में कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो 2020 में प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, उसके लिए पहले हमें कंजम्पशन देखनी होगी कि 2020 में लोग कंजम्पशन कितनी करेंगे, और 2020 में लोग कंजम्पशन कितनी करेंगे उसके लिए हमें कंजम्पशन की जो प्रीवियस ईयर्स है, प्रीवियस ईयर्स मतलब अगर हम 2020 में देखने चाहते हैं कि कंजम्पशन कितनी करेंगे, तो उसके लिए हमें 2019, 18, 17 में देखना पड़ेगा कि लोगों ने कितनी कंजम्पशन की है। उसके बाद हमें कंजम्पशन का लेवल पता चलेगा, फिर हम 2020 में कंजम्पशन का लेवल पता चलेगा, उसके बाद हम क्या है प्रोडक्शन फाइंड कर सकते हैं कि 2020 में हमें प्रोडक्शन कितनी करनी है। क्लियर है। तो ये सब कुछ हम स्टैटिस्टिक की हेल्प से करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम प्रीवियस डाटा को देख सकते हैं, और उसके प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग ही हम जो नेक्स्ट ईयर है उसमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी चाहिए उसको, इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें तो जो इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक है, इकोनॉमिक्स में उसका बहुत रोल होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक की हेल्प से हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था, ये आपका चैप्टर कंप्लीट है, और जो कल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।